वेलकम फ्रेंड्स। पूर्व की भांति ही यह वीडियो भी काफ़ी रोचक होने वाला है। भारत के राष्ट्रवाद पर यह एक अन्य वीडियो है। पिछले वीडियो में आपने काफ़ी अच्छा महसूस किया। कम समय में इतना अधिक जानकारी हम समझते हैं कि किसी और नए प्लेटफार्म पर प्राप्त होना असंभव है। ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जब देखते हैं तो उसमें आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता स्वयं ही विकसित हो जाती है। संपूर्ण जानकारी के साथ आप परीक्षा के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं। इतिहास विषय पर प्रश्नों का श्रृंखला शुरू है। कांग्रेस की स्थापना कहाँ और कब हुई, किसने किया? तो यह स्थापना किया था 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में ए.ओ. ह्यूम साहब ने। ए.ओ. ह्यूम साहब के जीवनीकार बेडन बर्न साहब थे। उस समय भारत का जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन थे और उन्हीं के प्रयासों से ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के विषय में अन्य जानकारियाँ अगले वीडियो में, इसी वीडियो में आगे भी और कुछ प्राप्त होने जा रहा है। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी 1887 में। प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी, जो 1917 में अध्यक्ष बनी थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद हुए। इसको कहीं नोट भी करके बार बार देखते हुए वीडियो याद करें। कांग्रेस डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी। यह विचार फैलाया था लाला लाजपत राय ने और कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, यह आज़ादी के बाद महात्मा गांधी ने कहा था। कांग्रेस को लॉर्ड कार्जन ने भी गाली दी थी और कहा था कि इसकी मृत्यु होने वाली है और मैं इसके मृत्यु में शामिल होने जा रहा हूँ। कांग्रेस के विषय में अंग्रेज बहुत कटु भावना रखते थे। खासकर उसके शुरुआती 1888 से ही इलाहाबाद अधिवेशन से ही कांग्रेस के प्रति उनका रुख बदल गया। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जो कलकत्ता के बहुत महान बुद्धिजीवी थे, बैरिस्टर थे। कांग्रेस प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करती है, यह कथन था तिलक का। लाल बाल पाल और अरविंद घोष, ये सभी के सभी कांग्रेस के धर्मदल के नेता थे। कांग्रेस के उदारवादी विचारों को ये लोग बर्दाश्त नहीं करते थे। ऐसे में तिलक का यह कथन काफ़ी प्रभावशाली है और चर्चित है। दीक्षांत समारोह में अब आता है क्रांतिकारी आंदोलन की चर्चा, फिर अगले कुछ करेंगे। दीक्षांत समारोह में गवर्नर जनरल पर गोली चलाने वाली महिला क्रांतिकारी कौन थी? तो बीना दास थी, जो चांसलर के जो गवर्नर भी थे उनके ऊपर उन्होंने गोली चलाया था। और किसे भारतीय शांति के जनक कहा जाता है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। इन्होंने मराठा और केसरी के माध्यम से देश को क्रांतिकारी रूप दिया था, विचारधारा दी थी और देश को क्रांति के पथ पर लाए थे। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। ये थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ये हुआ था आपको अप्रैल 1929 में। ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया था। अभिनव भारत और उसका एक और नाम है मित्र मेला संगठन। ये बी.डी. सावरकर ने 1904 में स्थापित की थी। इसकी चर्चा आगे भी होने जा रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। रिवोल्ट ग्रुप सूर्यसेन बंगाल के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, जो 1931 में चटगांव शस्त्रागार कांड के प्रमुख अभियुक्त बने। 34 में इनको फांसी दी गई थी। पंजाब नौजवान भारत सभा भगत सिंह की एक संस्था थी स्थापित। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन,
इसमें ध्यान दीजिएगा, सोशलिस्ट जब आएगा तो चंद्रशेखर आज़ाद आ जाएंगे, और HRA जब आएगा तो राम प्रसाद बिस्मिल आ जाएंगे संस्थापक। तो सोशलिस्ट है तो इसमें चंद्रशेखर आज़ाद इसका स्थापना किए थे। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को कब फांसी हुई थी? यह हुई थी 23 मार्च 1931 को। ये इसमें कई धाराएं लगा दी गई थीं और सेंडर हत्याकांड के आरोप में इन लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी। अन्य धाराओं पे तो जो हुआ था। सैंडर्स हत्याकांड के कारण इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। और सबसे कम के उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी जो थे वो खुदीराम बोस थे। खुदीराम बोस जो किंग्सफोर्ड हत्याकांड के दोषी पाए गए थे, इनको हम 17 साल की उम्र में इनको फांसी दे दी गई थी। ये क्रांतिकारी संगठन है और इसके संस्थापक हैं। ये हर एक परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। अनुशीलन समिति, इसके संस्थापक थे पी मित्रा। गदर पार्टी लाला हरदयाल 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। चटगांव आर्मरी रेड, इसमें एक महिला थी कल्पना दत्त, ये बंगाल की घटना है। और चटगांव शस्त्रागार हमला, ये सूर्यसेन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1934 में इनको फांसी दे दी गई थी, बंगाल के महान क्रांतिकारी। और अनुशीलन समिति ने पूरे देश में क्रांतिकारी विचारधारा का सबसे बड़ा प्लेटफार्म ही था। गदर पार्टी अमेरिका में प्लेटफार्म था क्रांतिकारियों का। 64 दिन के भूख हड़ताल के बाद जतिन दास एक क्रांतिकारी थे जिनको लाहौर षड्यंत्र के तहत बंद किया गया था, और अच्छा भोजन और उनसे और गलत व्यवहार के कारण वे भूख हड़ताल पर गए थे और उनकी मृत्यु हुई थी 64 दिनों के बाद। ऐसा कहा जाता है, इतिहासकार बताते हैं कि जब इनकी लाश कलकत्ता स्टेशन पर गई थी तो लगभग वहाँ पे 6 लाख लोग उनके दर्शन के लिए, महान क्रांतिकारी दर्शन के लिए आए थे। फांसी पर झूलने वाला प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह अभियुक्त थे। कामागाटा कारू क्या है? यह एक जलपोत है। जलपोत कैसा है? तो ये एक जापान से चला हुआ एक जहाज़ था जो कनाडा तक गया, और इसमें गदर पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे या उससे विश्वास करने वाले, उसके विचारधारा रखने वाले, वही लोग थे, और इनको कनाडा में उतरने नहीं दिया गया था। यह कामागाटा कारू कांड कहा जाता है। गदर पार्टी की स्थापना कब, कहाँ और किसने की? तो ये होता है 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को शहर में किया था, और इसी से जुड़ा हुआ कामागाटा कारू है। कर्जन वायली की हत्या किसने की? तो ये हुई थी 1909 के आसपास में। मदन लाल धिंगड़ा ने कर्जन वाली की हत्या लंदन में की थी। और ठीक लंदन में एक और घटना घटी थी। जनरल डायर जो कि जलियांवाला बाग कांड का प्रमुख था, अधिक पुलिस अधिकारी, उसकी हत्या 1940 में उधम सिंह ने लंदन में ही कर दी थी। तो कर्जन वाली की हत्या मदन लाल धिंगड़ा ने की, और जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने 1940 में कर दी थी लंदन के, जब वो चाय पी रहा था अपने ग्राउंड में। रेड की हत्या एक आती है प्रश्न। रेड जो थे पुणे में प्लेग कमेटी के कमिश्नर थे, और उसमें पूरे पश्चिम भारत में प्लेग फैला हुआ था। उसी के विरोध में जो है चापेकर बंधु थे, 2 भाई, उन्होंने रेड की हत्या कर दी थी। यह 1897 की घटना है। जज किंग्सफोर्ड का हत्या का प्रयास, इसी क्रम में खुदीराम बोस को फांसी हुई थी। जज किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी दोनों अभियुक्त थे, जिसमें प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने अपनी आत्महत्या कर दी थी चाकू मार के। खुदीराम बोस फांसी पर झूल गए। काकोरी कांड, कानपुर के पास एक काकोरी जगह था, उसमें फांसी 2 लोगों को दी गई थी। एक थे राम प्रसाद बिस्मिल और दूसरे थे अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान एकमात्र मुस्लिम जिसने फांसी का फंदा झूला था। केंद्रीय विधानसभा में बम कांड, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त 1829 में और 1929 में,
और 1931 में इनको फांसी दी गई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ये महान क्रांतिकारी थे जो विदेशों में अपने संस्था के माध्यम से क्रांति अलग जगाया। इन्होंने लंदन में भारत ये इंडिया हाउस की स्थापना की। सबसे पहले तो इंडिया हाउस याद रखना पड़ेगा, 1905 में लंदन में स्थापित हुई थी। इन्होंने भारत स्वशासन समिति वहाँ गठित किया था, भारत स्वशासन समिति, और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एक पत्र निकाला था। और विदेश में स्थापित होने वाली ये पहली क्रांतिकारी संस्था थी और इसकी चर्चा इतिहास में बहुत गौरव से लिया जाता है भारतीय इतिहास में। श्यामजी कृष्ण वर्मा के जो इंडिया हाउस था उसमें अनेक क्रांतिकारियों को रुकना, अपने विचारधाराओं का आदान प्रदान करना और भारत में और विदेशों में भी अंग्रेज़ों के प्रति नफरत या बदला लेने की बात इसमें की जाती थी। गदर पार्टी कई बार चर्चा होती है। इसमें इसके 3 सदस्य थे, बहुत चर्चित नाम है लाला हरदयाल जिन्होंने स्थापना किया था, रामचंद्र और बरकतुल्ला इनके एक प्रमुख सिपा सलार भी थे। अब दूसरी चीज़ आता है कि लाल बाल पाल। इसमें जो है बाल गंगाधर तिलक ये कांग्रेस अध्यक्ष कभी नहीं बन पाए। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ये तीनों आते हैं। तो पूछता है इसमें कौन नहीं है, तो चौथा का नाम दे देता है। तो इसमें याद रखना पड़ेगा लाल बाल पाल में तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बन पाए क्योंकि क्रांतिकारी विचारधारा को कांग्रेस को दरबारी लोग कभी बर्दाश्त नहीं किए। अब ये पुस्तकें हैं और ये पुस्तकें इतिहास के बाइबिल हैं भारतीय क्रांतिकारियों के। भवानी मंदिर बणिंद्र कुमार घोष, बंदी जीवन सचिन सन्याल, इंडियन सोशलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा और इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस सावरकर साहब का है। तो भवानी मंदिर बणिंद्र कुमार घोष और बंदी जीवन सचिन नाथ सन्याल बहुत इंपॉर्टेंट। अनुशीलन समिति की स्थापना जतीन्द्र नाथ बनर्जी और बणिंद्र नाथ घोष, प्रायः बणिंद्र नाथ घोष का ही नाम आता है परीक्षाओं में, तो अगर दोनों आए तो दोनों ठीक है, नहीं तो बणिंद्र नाथ घोष सर्वमान्य नाम है। वंदे मातरम एक समाचार पत्र छपता था, इससे बहुत से लोग जुड़े हुए थे। लाला लाजपत राय भी बाद में जुड़े, लेकिन इसके प्रथम संपादक जो थे अरविंद घोष थे और अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण इसमें अपना विचार देते थे। बाद में तो उन्होंने अपना पांडिचेरी में जाके आश्रम भी बना लिया था। अलीपुर षड्यंत्र कांड, इसमें बणिंद्र नाथ घोष और अरविंद घोष को सजा हुई थी। गदर पत्रिका 4 भाषाओं में निकलती थी। पहली जो उसकी निकली थी वो उर्दू में निकली थी, फिर अंग्रेजी, मराठी, पंजाबी, 4 भाषा उर्दू, अंग्रेजी, मराठी, पंजाबी। राजा महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की। विदेशों में पहली जो सरकार बनी थी भारतीय सरकार, वो राजा महेंद्र प्रताप ने स्थापित किया था। भिखाजी कामा जो स्वतंत्रता की माता कही जाती हैं, स्टुटगार्ट में उन्होंने सर्वप्रथम तिरंगा फहराया था। बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। बहुत कम समय में हम देखेंगे इसको। 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने की थी और 16 अक्टूबर 1905 के यह विभाजन प्रभावी हो गया। इसी समय में स्वदेश बांधव समिति अश्विनी कुमार दत्त स्वदेशी विचारधाराओं के लिए उन्होंने एक संस्था की स्थापना की। गोखले ने इसको बंगाल विभाजन को एक निर्मम भूल कहा और लॉर्ड कर्जन का मूल उद्देश्य इसमें जो था प्रशासनिक सुधार नहीं था, बल्कि बढ़ रही राजनीतिक सांस्कृतिक एकता को तोड़ना था। वह कहता था कि हमको 2 बंगाल हो जाएगा तो प्रशासनिक सुविधा होगी, यह बात गलत है। वो चाहता था कि वो नव उदित होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को तोड़ देना चाहता था, भारतीयों की एकता को तोड़ देना चाहता था, हिंदू मुस्लिम में बांटने की उसकी प्रमुख लालसा थी। और बंगाल विभाजन उसके जीवन का बहुत बड़ा भूल था। इसीलिए कहा जाता है कि कर्जन का काल जो था भूलों और आयोगों का काल था। इतनी भूल किया, इतना आयोग बैठाया कि पूरा भारत सरकार डूब गया। स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग 1906 में कोलकाता में अध्यक्षीय भाषण में दादा भाई नेहरू ने किया था। अध्यक्षीय भाषण में याद रखिएगा, ये अध्यक्ष के तौर पे सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पे दादा भाई नेहरू ने कलकत्ता में किया था। 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ गया
ये सूरत अधिवेशन था, अध्यक्ष राम बिहारी बोस थे। आपको बता दें कोलकाता अधिवेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है तो उसी में समय सबसे पहले वंदे मातरम गीत गाया गया था बंकिम चटर्जी जी ने। और कांग्रेस की जो फूट 1907 में सूरत में पड़ी थी वो केवल उदारवादी और क्रांतिकारी ये दोनों विचारधाराओं को लेकर था कि किस चीज़ को लेकर हम लोग किस प्रकार से आंदोलन चलाएं, किन चीज़ों को रखें, किन चीज़ों को ना रखें। इसी में रास बिहारी बोस के नाम पर आंदोलन में कांग्रेस में फूट पड़ गया। मुस्लिम लीग बहुत चर्चित मुद्दा है। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में ढाका में हुआ था। ठीक, इसके संस्थापक जो थे नवाब समीउल्लाह थे। इसके संस्थापकों में 3 लोगों का नाम आता है, एक समीउल्लाह खान का, एक ढाका के नवाब का और एक आगा खां का। लेकिन संस्थापक भी थे और अध्यक्ष भी थे, इसके प्रथम अध्यक्ष भी थे। इसका उद्देश्य क्या था कि कांग्रेस का विरोध करना। पहला था कांग्रेस का विरोध करना, फिर दूसरा मुसलमानों की राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, अंग्रेजों में और मुसलमानों के बीच की दूरी कम करना, अंग्रेज और मुसलमानों में दोस्ती फैलाना ताकि अधिक से अधिक राजनीतिक और आर्थिक हितों को, मुसलमानों के आर्थिक हितों को रक्षा की जा सके। इससे ज़्यादा प्रश्न इससे नहीं बनता। मार्ले मिंटो सुधार, एक तरफ स्वदेशी आंदोलन और दूसरी तरफ क्रांतिकारी आंदोलन, इन दोनों ने अंग्रेजों की नींद हराम कर दी थी। ऐसे में उन्होंने मार्ले मिंटो सुधार के रूप में एक सांप्रदायिक अधिनियम लाया, इसके तहत मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकृत की गई जो मुस्लिम लीग मांग रही थी। इसको बनाने में गोपाल कृष्ण गोखले ने बहुत बड़ा सहयोग दिया था। अंग्रेजों का उद्देश्य यही था कि चरमपंथियों को खुश करना, मुस्लिम लीग को खुश करना और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना। इससे क्या हुआ, उदारवादी भी कुछ संतुष्ट हुए क्योंकि उदारवादियों की भी कुछ मांगे इसमें डाली गई थी। लेकिन इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव ये हुआ कि यह सांप्रदायिकता का बीज इस समय जो लगा वह 1947 में एक पेड़ बन गया था, जिसके कारण विभाजन अवश्यंभावी हो गया। दिल्ली में 1911 में एक राजकीय दरबार लगाया गया। जॉर्ज पंचम भारत आए, मुंबई में उतरे, उनके सम्मान में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया और उन्होंने ही उनके आते ही उस दरबार के माध्यम से 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया और साथ ही बिहार, बंगाल, उड़ीसा को भी एक नया रूप दिया गया। 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया, कलकत्ता राजधानी समाप्त हुई। लॉर्ड हार्डिंग्स जो थे वायसराय, उनके ऊपर बम से हमला हुआ था और क्रांतिकारियों या उसको उग्रवादी नेताओं ने इसको अंजाम दिया था। लखनऊ समझौता 1916 काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया, जो कि मुस्लिम लीग बार बार इसका उल्लेख कर रहे थे। जिन्ना जैसे लोग प्रभावित थे। इस समझौता में जिन्ना और तिलक का महत्वपूर्ण भूमिका था। लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का जो हुआ था, इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। ये जो मांग स्वीकार कर ली गई, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है, क्योंकि एक तरीके से कांग्रेस ने मान लिया कि मुस्लिम एक अलग कौम है और ये राष्ट्रीय आंदोलन में अलग धारा है। होम रूल लीग 1916 में, इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया। हालांकि इसकी आगाज़ एनी बेसेंट ने किया था, लेकिन सर्वप्रथम इस आंदोलन की स्थापना होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया। बाल गंगाधर तिलक ने अपने मराठा और केसरी समाचार पत्रों के माध्यम से इसका खूब प्रचार प्रसार किया, लेकिन एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से इसको एक राष्ट्रीय रूप दे दिया। यानी संस्थापक हुए बाल गंगाधर तिलक और इसको राष्ट्रीय रूप देने की जो भूमिका थी वो एनी बेसेंट की थी। एनी बेसेंट ने जॉर्ज अरुंडेल को
लीग का अध्यक्ष सचिव बनाया और जार अरुणडेल, बीपी वाडिया, एनी बेसेंट की गिरफ्तारी हुई और सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइट की उपाधि लौटा दी थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के विषय में अब हम चर्चा करें। संवैधानिक सुधारों की अगली जो कड़ी थी यही थी अंग्रेजों की मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जो 1917 में गठित हुआ, 1919 में उसको लागू किया गया। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसमें प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लगाई गई थी। पहली बार विभागों का बंटवारा किया गया था, मतलब कुछ बटे हुए और कुछ साम्राज्यीय। बजट पास करने संबंधी अधिकार मिला हमारे प्रतिनिधियों को और सबसे पहले लोकसभा सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान इसमें किया गया था। 1926 में इसी के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। और फिर इसमें जो सबसे गंदी जो चीज़ थी वो थी मुसलमानों के निर्वाचन मंडल की सुविधा का विस्तार किया गया और साथ ही सिखों और गैर ब्राह्मणों को भी इसमें निर्वाचन मंडल में स्थान दिया गया। इस प्रकार द्वैत शासन प्रणाली कोई कम महत्वपूर्ण चीज़ नहीं थी। अहमदाबाद मिल मजदूर, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन प्रारंभ किया था। इसके तहत अम्बालाल साराभाई साबरमती आश्रम की स्थापना किए, निर्माण में सहयोग दिए। मजदूरों को 35% बोनस मिला था, आगे फिर चर्चा करेंगे। रॉलेट एक्ट 1919, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील, काला कानून। अंग्रेजी सरकार जब चाहे जिसे चाहे जब चाहे मुकदमा चलाए और जेल में रख सकता है। इसका इंडिया में बहुत अधिक विरोध हुआ और सैफुद्दीन किचलू और सतपाल की गिरफ्तारी हुई। इसी को लेकर एक शांतिपूर्ण जुलूस अमृतसर के जालियांवाला बाग के आम कुंज में हो रहा था। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने उसी बाग में लगभग 1000 से अधिक लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चला दी। यही जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में जो चर्चा चल रही थी, ये अंग्रेज़ों की महान भूल साबित हुई। C.F. एंड्रूज ने दीनबंधु जिसको कहा था, C.F. एंड्रूज को, इनका पूर्व नाम है, इन्होंने कहा कि जानबूझकर की गई हत्या। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी थी। शंकर नारायण जो वायसराय की कार्यकारिणी में सदस्य थे, उन्होंने अपना इस्तीफा लगाया। अंग्रेजों ने हंटर कमीशन का गठन किया ताकि इसमें दोषियों को ढूंढा जा सके, जो एक छलावा था। कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया। ये बहुत बड़ा चीज़ था। इसी में जो था रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि और शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया। ये महत्वपूर्ण काफ़ी है। खिलाफत आंदोलन 1919, मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों अली बल्दो के नाम से इतिहास में मौजूद है। ये तुर्की के साम्राज्य के विघटन के विरोध में, अंग्रेजों ने तुर्की का साम्राज्य का विघटन कर दिया था। अतः इंडिया में खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए महात्मा गांधी। हिंदू मुस्लिम का एकता का सुनहरा अवसर देखा गया महात्मा गांधी द्वारा। अंग्रेजों ने मुसलमानों की भावनाओं पर चोट पहुंचाया था, इसी वजह में भारतीय मुसलमानों ने इसको किया और महात्मा गांधी ने इसमें और कांग्रेस ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बहुत सहयोग दिया और इसका बहुत बड़ा असर भी हुआ। इसका बहुत बड़ा लाभ ये हुआ कि आने वाले क्या कहते हैं, सबने असहयोग आंदोलन में इसका बहुत अधिक मुसलमानों की भागीदारी रही। असहयोग आंदोलन 1920 में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का आगाज किया। नागपुर अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्राचार्य बने। इसमें विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, विदेशी लोगों का बहिष्कार किया गया, चोरी जो भी था, नौकरी, वकालत, स्कूल, सब कुछ किया गया। इसके बाद स्वदेशी का एक अलग नारा लगाया गया। हिंदू और मुसलमान में अच्छा तालमेल था और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने कहा था कि हम 1 साल के अंदर स्वतंत्रता ले लेंगे। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विचारों से लबरेज यह आंदोलन बहुत ज़्यादा तक नहीं चला। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गया, जहाँ पे सिपाहियों को पकड़ के जला के मार दिया गया। हिंसक आंदोलन के कारण 12 फरवरी को यह आंदोलन वापस हो गया। स्वराज दल की स्थापना
1913 में इलाहाबाद में हुई। इसके संस्थापक थे C.R. दास और मोतीलाल नेहरू। इसको कांग्रेस के विचारधारा से थोड़ा हटकर कि हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, राज्यों में चुनाव में भाग लेंगे और सरकार के काम को बाधित करेंगे, उसको बराबर बाधित करेंगे और देश के जनता के हित में जितने कार्य होंगे उसको हम लोग आवाज़ उठाएंगे। इसके तहत मदन मोहन मालवीय, M.M. जयकर, विट्ठल भाई पटेल ये सब स्वराजी नेता थे। तो संस्थापक में C.R. दास, मोतीलाल नेहरू का नाम आएगा। 1923 में इलाहाबाद में स्थापित हुआ। इसके सबसे प्रमुख विशेषता या उपलब्धि ये रही कि विट्ठल भाई पटेल जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए, स्वराज्यों की बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। मोतीलाल नेहरू ने पब्लिक सेफ्टी बिल को भारतीय गुलामी नंबर 1 कहा और ये लोग देश के जनता के हित में आवाज़ उठाते रहे और अंग्रेजों के विरोध करते रहे। साइमन कमीशन की स्थापना 1927 में हुई थी सर साइमन के नेतृत्व में। इसमें 7 सदस्य थे, लेकिन दुर्भाग्य से इसमें एक भी भारतीय सदस्य को स्थापित नहीं किया गया था। इसकी स्थापना का कारण यह था कि आगे आने वाले संवैधानिक विकास को किस प्रकार से हम लोग भारत का तय करें। तो भारतीयों का कहना था कि जब भारत का संवैधानिक स्थिति को तय करना है, भारत की राजनीतिक स्थिति को तय करना है, तो भारतीयों को एक सदस्य बनाया जाए, लेकिन इसमें कोई सदस्य नहीं था। लाहौर में इसी का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को डंडों से हत्या कर दी गई। लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे सर पे जितने डंडे पड़े हैं वे एक एक कील बन जाएंगे ताबूत के रूप में, ताबूत के अंग्रेजी साम्राज्य के। तो ये बहुत बड़ा चीज़ था। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और भारत आया था 1928 में और 29 में उसने अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसके फलस्वरूप 1935 का अधिनियम भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का 1929 का बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूँकि उस समय कांग्रेस में और देश में समाजवादी विचारधारा पूर्ण जोर पकड़ रही थी। ऐसे में उसके अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू भी। उसी समय उन्होंने लाहौर के रावी नदी के तट पर सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को तिरंगा झंडा फहराया था और पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और उसी दिन से, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग जो है 26 जनवरी को जो है रिपब्लिक डे भी बनाते हैं। तो दिन तो सेम टू सेम 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू प्रारंभ किया। यह अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक का मार्च था। 12 मार्च को यह मार्च प्रारंभ हुआ और 6 मार्च को दांडी मार्च दांडी में जाकर समाप्त हुआ। 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी ने यात्रा किया। इसके तहत सबसे पहले उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया। वहीं पे जो है इसके बाद यह आंदोलन पूरे अखिल भारतीय रूप ले लिया और वहाँ पे जो है बिहार में चौकीदारी आंदोलन प्रारंभ हुआ। उत्तर पश्चिम भारत में खान अब्दुल गफ्फार खान जो सीमांत गांधी कहलाते थे, लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया के नाम से आंदोलन किया। तमिलनाडु में राजगोपालाचारी ने नेतृत्व किया। नागालैंड में रानी गिडालू ने आंदोलन प्रारंभ किया। रानी गिडालू का नाम गिडालू रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। गढ़वाल रेजिमेंट के चंद्र सिंह गढ़वाली थे जिन्होंने भारतीयों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। धरासना में यह सबसे पहले महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद सरोजनी नायडू, इमाम साहब, मणिलाल, उनके पुत्र मणिलाल ने नेतृत्व का बीड़ा उठाया और उन पे बेतहाशा जुल्म हुआ। लाठी डंडों से उन लोगों को पीटा जा रहा था। इसका वर्णन अमेरिकी पत्रकार पीटर मिलर ने खूब बढ़िया किया है, बहुत विस्तार से किया है। बानर सेना और माजरी सेना ये दोनों का गठन उसी आंदोलन के तहत हुआ था। गांधी जी को मंगल बाबा का नाम दिया गया था। कहाँ के लोगों के लिए? पश्चिम उत्तर भारत के जो कबायली लोग थे उन्होंने सम्मानपूर्वक मंगल बाबा का उल्लेख किया था गांधी जी को। तो ये धरासना में जो सरोजनी नायडू, इमाम साहब, मणिलाल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमेरिकी पत्रकार पीटर मिलर का वर्णन और फिर राजगोपालाचारी का आंध्र प्रदेश में, बिहार में चौकीदारी कानून। चलिए अब हम नए चर्चा की तरफ बैठे हैं, नए बिंदुओं की तरफ हम लोग अवलोकन करें। भारत के संवैधानिक सुधारों को लक्ष्य करके प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में इंग्लैंड की सरकार ने किया। इसके उद्घाटन जो किए थे प्रधान सम्राट जॉर्ज पंचम
और इसके अध्यक्ष जो थे रेमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री थे। इसके तहत भारत के अनेक राजनीतिक दलों के नेता जैसे कि तेज बहादुर सप्रू थे, मुस्लिम लीग के नेता थे, बाबा साहब थे, ये लोग भाग लिए थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। इसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसी में आरोप लगाया जाता है कि गांधी जी ने भगत सिंह का पक्ष नहीं लिया और फिर इसी में तय हुआ कि गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाएंगे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी लंदन गए। फ्रैंक मोरेस एक व्यक्ति था जिसने कहा था कि यह अधनंगा फ़कीर महात्मा गांधी जी को, और विंस्टन चर्चिल ने कहा था देशद्रोही फ़कीर। और इस सम्मेलन में भाग लेने से गांधी जी संतुष्ट नहीं रहे और उन्होंने फिर आंदोलन का आगाज़ कर दिया। इसके बाद ब्रिटेन की सरकार ने एक कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया। ये सांप्रदायिकता के तहत था। इसके तहत ये था कि पृथक निर्वाचन प्रणाली, मुसलमानों के साथ साथ दलित वर्ग को भी सीटों में आरक्षण देने की बात कही गई, यानी कि दलितों को हिंदुओं से अलग करने की बात। ये कम्युनल अवार्ड किसने दिया? रेमजे मैकडोनाल्ड। और इसके विरुद्ध में गांधी जी 5 दिन का आमरण अनशन किए थे। इसके बाद गांधी और अंबेडकर के बीच पूना में एक समझौता हुआ, जिसके तहत तय हुआ कि जो 71 सीटें हैं ब्रिटेन सरकार दे जा रही हैं, उससे बढ़कर हम कहीं 141 सीटें आपको ऐसे ही दे देंगे, उसमें कोई समझौता करने के वाले अवार्ड लेने की बात नहीं है। हरिजन अब जब एक बार फिर आंदोलन सुसुप्तावस्था में आया तो महात्मा गांधी ने अपना सामाजिक आंदोलन प्रारंभ किया। इसके तहत उन्होंने हरिजनों के उत्थान के लिए उन्होंने एक हरिजन सेवक संघ की स्थापना की 1932 में, और हरिजन यात्रा पर निकल गए 1933 में। वे 1930 में ही अहमदाबाद आश्रम को छोड़ दिए थे कि जब तक हम अपना सामाजिक कार्य नहीं करेंगे तब तक ये सब भाग यहाँ पे नहीं आएंगे। 1934 में तो आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन गांधी जी का यह अछूतोद्धार कार्यक्रम, जिसके तहत उन्होंने उसके शिक्षा, साफ सफाई, उनके रहन सहन, उनके राजनीतिक सामाजिक उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ उसमें भी अनेक लोगों ने भाग दिया। सिर्फ दूसरे ही अधिवेशन में महात्मा गांधी कांग्रेस ने भाग लिया था। तीनों सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति भीमराव अम्बेडकर साहब थे। ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो अनेक अन्य विषयों पर आपको ससमय मिलता रहे। धन्यवाद।